नमस्कार, मैं हूं प्रणय प्रियंबल। आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारत और चीन की। भारत समझौते से बंधा था, बिना हथियार के दुश्मन से भारतीय सैनिक भिड़ गए। भारत के 20 जवानों की नृशंस हत्या कर दी गई। पूरे देश में उबाल है। चाइनीज प्रोडक्ट की होली जलाई जा रही है। बच्चे भी चाइनीज प्रोडक्ट तोड़ते, उसे नष्ट करते नजर आ रहे हैं। पटना में चाइनीज प्रोडक्ट के विज्ञापनों पर कालिक पोती जा रही है। देश के कई राज्यों में ऐसा हो रहा है। आज उसी चीन की बात हम करते हैं, उसी चीन की जिसके बारे में गोपाल सिंह नेपाली ने कहा था, गीतों के राजकुमार गोपाल सिंह नेपाली ने, चलो भाई बोम डिला, चलो भाई बोम डिला, चाऊ को बोम खिला, माओ को बोम पिला। कहने को आदमी है, दिल इनके टीम के हैं, ये कुत्ते खाने वाले लुटेरे चीन के हैं। सीधे को लूटते हैं, सच्चे को छीनते हैं, मुर्गों को दाना डालो, ये आके बीनते हैं। चीन की नीति अब किसी से छिपी नहीं है। चीन ने पहले भारत के आसपास के लगभग सभी छोटे देशों को कर्ज दिया और उसके बदले में भारत के खिलाफ अपनी रणनीति को आगे बढ़ाया। यह भारत को घेर कर मारने की रणनीति है, घेर कर परेशान करने की रणनीति है। श्रीलंका को उसने ऐसे ही फंसाया। उसकी 15,000 एकड़ ज़मीन उसने लीज पर ले रखी है। पहले तो उसने श्रीलंका को 1,000 करोड़ रुपए दिए। कुछ समय के बाद चीन ने श्रीलंका से कहा, हमारी एक पनडुब्बी जाने दो। श्रीलंका ने जवाब दिया, हम पनडुब्बी को जाने नहीं दे सकते क्योंकि भारत के साथ हमारा करार है। चीन को गुस्सा आया। चीन ने कहा, हमारे सारे पैसे ब्याज सहित वापस कर दो। लाचार श्रीलंका ने चीन की पनडुब्बी को जाने की छूट दे दी। चीन ने पनडुब्बी के जरिए समुद्री रास्ते से भारत तक पहुंचने की पूरी मैपिंग कर ली। इसी तरह के जाल में चीन ने नेपाल और पाकिस्तान को भी फंसाया है। अफ्रीकन कंट्री उसके लिए हाईवेज डैम बनते जा रहे हैं। जाम्बिया, कीनिया, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया जैसे कई देश उसके जाल में फंसे हैं। यह आश्चर्यजनक है कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। चीन से दोस्ती होती जा रही है। नेपाल की संसद ने भारत की आपत्ति की परवाह नहीं करते हुए क्या किया है आपको भी मालूम। नेपाल ने विवादित नक्शे को संविधान संशोधन बिल में मंजूरी देते हुए कानूनी जामा पहनाया है। नए नक्शे में नेपाल ने लिपुलेख, कालापानी, लिपियाधुरा को अपना हिस्सा बताया है। चीन ने नॉर्थ कोरिया से बेहतर संबंध बनाकर भी दुनिया को डराने की साजिश की। उसने दुनिया भर में दबिश बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया। उसकी चिकन नेक कॉरिडोर पॉलिसी काफ़ी खतरनाक है। हिमालय रीजन में उसने खूब उथल पुथल मचाया है। अरुणाचल के लोगों को स्टेपल वीज़ा दिया। पहली बात यह कि चीन छोटे पड़ोसी देशों को इस तरह भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। दूसरी बड़ी बात यह कि चीन अपने यहाँ बनने वाले प्रोडक्ट की डंपिंग अन्य देशों में काफ़ी मात्रा में करता है। ये सामान इतने सस्ते होते हैं, ये चाइनीज प्रोडक्ट इतने सस्ते होते हैं कि उस देश के लोग चीन का सामान ही खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। भारत में भी यही हुआ। ऐसा करके वह वहाँ की इंडस्ट्री को बढ़ने नहीं देता, आत्मनिर्भर होने नहीं देता। वो चीन में बने सामान इतनी भारी मात्रा में दूसरे देशों में भेजता है कि वहाँ की लोकल इंडस्ट्री की रीढ़ तोड़ देता है। भारत के साथ भी वो ऐसा ही कर रहा है। मोबाइल फ़ोन से लेकर कांटी और हमारे देवी देवता की मूर्तियाँ तक वो भारत में भेज रहा है। गणेश जी से सरदार पटेल की मूर्ति तक उसने अपनी धौंस बना रखी है। भारतीय खिलौना उद्योग को तो उसने ध्वस्त ही कर दिया है। भारत से जहाँ वह कपास, तांबा, हीरा आदि आयात करता है, वहीं भारत में मशीनरीज, टेलीकॉम, केमिकल, खाद, बिजली, उपकरण आदि का निर्यात करता है। उसे इस तरह की डंपिंग में वहाँ की सरकार भरपूर मदद करती है। चीन की सरकार एक्सपोर्ट पर सब्सिडी देती है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो चीन के खिलाफ ट्रेड वार डिक्लेयर कर दिया था। चीन ने अपने यहाँ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर किसी को भी घुसने नहीं दिया।
वहाँ क्या है? वहाँ यूकू है, वाइबोडू, अलीबाबा, वाइबो है। ऐसा इसलिए कि चीन अपने बाज़ार पर अपने तरीके से नियंत्रण रख सके। कोरोना वायरस को दुनिया भर में फैलाने का आरोप चीन पर है। कोरोना से जुड़े कई फैक्ट्स चीन ने छुपाए। अमेरिका तक उससे नाराज़ है, लेकिन प्रपंच चीन को इसकी परवाह नहीं है। वह तो रक्षा बजट की राशि लगातार बढ़ा रहा है। अब उसने दुनिया भर का ध्यान भटकाने की कोशिश की है। भारत में घुसकर यहाँ के सैनिकों की उसने हत्या की है। भारत की स्थिति यह है कि वह घाटा झेलकर भी चीन के साथ कारोबार कर रहा है। 2018 में भारत के चीन के साथ व्यापार में $5 अरब का नुकसान हुआ। भारत यह घाटा झेलकर भी यह कारोबार कर रहा है। हाँ, यह सब वर्षों से हो रहा है। चीन ने 50 के दशक में तिब्बत पर कब्जा कर अपनी सीमा भारत तक बढ़ा ली। 62 में चीन ने भारत पर हमला कर काफ़ी ज़मीन हड़प ली। चीन की नज़र अब पूर्वी लद्दाख पर है। नेहरू के समय नारा लगा था, हिंदी चीनी भाई भाई। 1956-60 में चीन के तत्कालीन पीएम चौ एन लाई का दिल्ली में स्वागत होता है और 62 में चीन हमला कर देता है भारत पर। 62 के बाद चीन से हमारे संबंध अच्छे हो जाते हैं। तब के विदेश मंत्री चीन की यात्रा करते हैं। 2014 के बाद चीन से दोस्ती और अच्छी हो जाती है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग 18 बार मिलते हैं। दूसरी तरफ भारत में चीन का निवेश लगातार बढ़ता जाता है। इसके बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग साथ में झूला झूलते हैं, नारियल पानी पीते हैं। लेकिन होता क्या है? नतीजा क्या निकलता है? होता यह है कि लद्दाख में चीन धोखा देता है, पीठ पर खंजर भोंकता है। आप सोच रहे होंगे कि इस समय ऐसा क्या हुआ कि चीन ने भारत में घुसकर कार्रवाई की है। संसद में दिए गए उस बयान से उसकी नाराजगी को जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें अमित शाह ने कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूँ तो पीओके भी इसमें आता है। जान दे देंगे हम इसके लिए। जब मैं सदन में जम्मू और कश्मीर बोलता हूँ तो पाक अधिकृत कश्मीर और चीन अधिकृत हिस्सा भी इसमें है। चीन की नाराज़गी का कारण यह भी है कि भारत के प्रधानमंत्री स्वदेशी पर जोर दे रहे हैं और लोकल वोकल की बात कर रहे हैं। एक वजह भारत की सत्ता के 2 शीर्षस्थ नेताओं के बयान और दूसरी ओर कोरोना है। तीसरी बड़ी वजह यह है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा है। यह 500 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि चीन इसको लेकर तनाव में है। चीन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 10% की रफ्तार से गिर रहा है। यह इसलिए हो रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से चीन से दुनिया के देश व्यापार कम कर रहे हैं और भारत बड़ा विकल्प बन रहा है। चीन ने कोरोना का प्रसार कर कई देशों को लॉकडाउन में डाला। लॉकडाउन से अमेरिका और भारत जैसे देशों की इकोनॉमी को भारी नुकसान हुआ। अब चीन आक्रामक मूड में है। उसे डर है कि कहीं उसका बाजार नष्ट न हो जाए। वह दबाव की राजनीति पर काम कर रहा है। इसके लिए उसने पहले ही नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका में अपनी शतरंजी चालें बिछा रखी। अब भारत के सामने चैलेंज है कि वह चीन से कैसे निपटे। भारत चीन पोषित दुश्मनों से घिरा है। देशभक्ति के जज्बे के साथ भारत को कूटनीतिक जवाब देने की जरूरत है। इस पर बात करने से पहले कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। चीन अगर मोबाइल हैक करेगा तो उसकी कंपनी से खरीदे सेट से वो आपका पूरा घर देख सकता है। लिनोवा का लैपटॉप भी उसके पास है, ये उसी का प्रोडक्ट है। hungama.com में उसका पैसा लगा हुआ है। उसके कई शेयर मंदी के दौर में भी लगातार ऊपर जा रहे हैं। पाक के भी कई शेयर ऊपर जा रहे हैं। ये ऐसे ही नहीं है, बल्कि चीन उसमें पैसे डाल रहा है। बात कोरोना की हम कर रहे थे। आपने देखा कि चीन में कोरोना का सवाल उठाने वाले, कोरोना पर बोलने वाले का क्या हश्र चीन ने किया, किस तरह से उसे जेल में डाल दिया। वह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी का मेंबर है चीन।
इसे समझिए कि रूस जब साथ देगा तो किसका साथ देगा? चीन का साथ देगा। रूस मार्क्सवादी का साथ देगा, न कि पूंजीवादी अमेरिका का साथ देगा। चीन भारत से इसलिए भी चिढ़ता है कि भारत लगातार कहता है कि वो दुनिया का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और अमेरिका ओल्डेस्ट। चीन पाकिस्तान के लिए लिखता है फ्रेंड्स फॉर एवर, और भारत के लिए क्या लिखता है? भारत के लिए चीन लिखता है आवर नेवर। चीन में राजतंत्र जैसा शासन चलता है। भारत की पॉलिसी डिफेंसिव रही है। चीन जब दूसरे देश पर कार्रवाई करता है तो वहाँ बोलने वाला कोई नहीं होता। भारत में जब चीन और पाकिस्तान पर बात होती है तो कई तरह के विचार आने लगते हैं। चीन पर एक बड़ा प्रेशर दिनों से रहा है कि वो लोकतांत्रिक नहीं है। दुनिया के देश ये सवाल उठाते रहते हैं चीन पर। दूसरी तरफ चीन हमेशा इस बात को स्थापित करने में लगा रहता है कि लोकतंत्र एक घटिया व्यवस्था है। दुनिया को इस बात को समझाने के लिए चीन तरह तरह की हरकतें करता है। चीन में एक पार्टी की चलती है, वह विपक्ष नाम की चीज़ नहीं है। शी जिनपिंग वहाँ के आजीवन राष्ट्रपति हो चुके हैं। चीन दुनिया को दिखाता रहता है कि उसकी व्यवस्था सबसे अच्छी है और वह दुनिया का दादा देश है। लेकिन अब दुनिया भर में चीन का विरोध हो रहा है। चीन के बनाए प्रोडक्ट का विरोध हो रहा है। हम बात करते हैं कि कैसे चीन को भारत नियंत्रित कर सकता है, उस पर लगाम लगा सकता है। चीन को नियंत्रित करने का एकमात्र और सबसे बड़ा रास्ता है कि भारत आत्मनिर्भर बने। उसे टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों को बढ़ाना चाहिए, इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरा यह समझना चाहिए कि युद्ध नीति का जवाब युद्ध नीति से ही दिया जा सकता है। चीन कोरोना की वजह से घिरा हुआ है। इस मुद्दे को अमेरिका के साथ मिलकर भारत को और ज़्यादा उठाना चाहिए। इस सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को मानव बल की अहमियत समझनी चाहिए। मदर टेरेसा कहती थी कि जनसंख्या हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। इस जनसंख्या का बेहतर इस्तेमाल हम कर सकते हैं और विश्व शक्ति बन सकते हैं। चीन ने मानव शक्ति का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। हमारे यहाँ तो रोजगार मंत्री सदन में कहते हैं कि दुनिया में सबसे कम बेरोजगारी भारत में है और पड़ोस में सबसे ज़्यादा। सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डाटा पर आप गौर करें तो आप पाएंगे कि भारत में बेरोजगारी की दर 5.7% है, वहीं चीन में यह 3.9% है, पाकिस्तान में 5.9% है, नेपाल में 3.2% है और श्रीलंका में 4.2% है। भारत में हर साल 1,20,00,000 लोगों को रोजगार चाहिए होता है, जबकि 4.5 लाख युवा रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं भारत में। भारत को हर हाथ को काम देने की तैयारी करनी चाहिए। निर्यात में सब्सिडी देनी चाहिए, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, स्वदेशी अपनाना चाहिए। ड्रैगन को हर हाल में पसरने से हमें रोकना होगा। धन्यवाद। आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटी ज़रूर दबाएं। आपको ये पसंद आया तो आप इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।